Let us all welcome Dr. Satish Pathak, our special guest for the day. Dr. Satish Pathak is a general surgeon and a yoga consultant, research associate at College of Yoga, Kaivalya Dham. Dr. Pathak is the first to start yoga OPD for patients in Maharashtra at ESIS Hospital, Mulund and Thane in 2003, and then in KM Hospital and Dr. R.M. Cooper Hospital. Dr. Pathak is also responsible for introducing yoga to first MBBS students of medical colleges of Maharashtra through MUHS Nasik. His expertise doesn't end here. His services are extended to various other countries like Mauritius, the United States, etc. His presence across all the mediums of communication has helped him to reach masses, and his knowledge helped the masses understand the importance of yoga. He is the pioneer in starting fellowship in yoga therapy course for doctors in MUHS. He's delivered over 1,000 lectures till date. A big round of applause for Dr. Satish Pathak. Welcome, sir. सरांचं स्वागत आपण भारतीय पद्धतीने करूया. एक छोटा इंट्रोडक्शन देना शायद हमारी दीपाली बेटी भूल गई होगी. डॉक्टर पाठक जी और मैं, हम दोनों गुरु बंधु हैं. निकम गुरु जी के साथ में पढ़े हैं, और इतने साथ पढ़े हैं कि हम बगल में बैठ के, पहले एक टेप रिकॉर्डर आता था, उसके दोनों कान में, एक कान में मैं डालता था, एक कान में डॉक्टर जी डालते थे, और हम गप्पे छप्पे करके उनके लेक्चर सुनते थे. इस तरह हमने पढ़ाई की है साथ में. बहुत मज़े लिए हैं और बहुत अंदर. डॉक्टर साहब लेकिन मेरे से एक मार्क ऊपर गए थे, और साथ की पढ़ाई अभी तक करीबन 20 साल 22 साल हुए हैं, अभी भी साथ में हैं. और गुरु जी को हमने रखा है, इसलिए गुरु बंधु आज भी मैं बड़े बड़े भक्त के साथ कहता हूँ. और उनकी नज़र में सर्जन होते हुए आज क्या योग का अपना परिणाम है, उसे देखेंगे डॉक्टर साहब की आगे से. गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. विद ड्यू रिस्पेक्ट, परम पूज्य हटोगी निकम गुरु जी को वंदन करके, अभी जो संस्था में मैं काम करता हूँ स्वामी गोवालानंद जी को वंदन करके, मेरे मित्र खरे जी, मिसेस खरे और बाकी सभी साधक बंधु और भगिनी, सबको मेरा नमस्कार. मैं सर्जन हूँ. आप सोचते होंगे ये सर्जन काटा काटी करने वाला आदमी ये लाइन में कैसे क्या आ गया, लेकिन इत्तेफाक की बात थी इस लाइन में आ गया. डॉक्टर्स आर ए साइंटिफिक व्यू, क्योंकि आजकल किसी को भी कुछ कहा कि ये करो तो वो कहेगा मैं क्यों करूँ, तो वो क्यों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि वाई ऑल दीज क्रिया यू शुड डू. यदि टोटल हेल्थ इफ यू डिफाइन, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और अभी इमोशनल भी ऐड हो गया है. एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ फिजिकल लेवल पे स्वास्थ्य दे सकता हूँ, लेकिन मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ये पाने के लिए हमें योग का ही सहारा लेना पड़ेगा, और इसलिए योग का महत्व है. ये महत्व क्यों बढ़ा है 21वीं सदी में? ये मॉडर्नाइजेशन का, मैकेनाइजेशन का युग है. लोग मशीन के ऊपर काम करते हैं, रोज़ सवेरे मशीन पे काम करते हैं, आते ही पहले मशीन को साफ़ सफाई करते हैं, दसरा दिवाली को उसको हार पहनाते हैं, हल्दी कुमकुम पहनाते हैं, नमस्कार करते हैं. तो मशीन उसकी फ्रेंड हो गई. कभी गलती से उसकी गलती हो गई और उसका हाथ मशीन में चला गया, तो मशीन ऐसी कहती है क्या, नहीं ये मेरा दोस्त है, 20 साल से मेरी देखभाल करता है, आज उससे गलती हो गई, मैं उसको माफ़ करूँगा. ऐसे होता है क्या? नहीं होता है. उसका हाथ उसमें क्रश होता है, हमें उसका हाथ काटना पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? मशीन को मन नहीं है. और ऐसे यंत्र युग में हमारा मन संवेदनाहीन हो गया है, और इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर खून खराबा मारामारी बकते हैं.
तो ये यदि टालना है तो हमें योग का अभ्यास करना है। फास्ट लाइफ, हमारा लाइफ इतना फास्ट हो गया, हमें टाइम नहीं। हम किसी को पूछते तुम योग के लिए कुछ करते हो क्या? नहीं नहीं, मुझे तो सवेरे 7:02 की लोकल पकड़ना है, मुझे सभी कहा। फास्ट फूड, हमारे पूर्वजों ने क्या कहावत बताई थी? कम खाओ खूब चबाओ, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। लेकिन हमने वो प्रॉवर्ब भी बदली कर दिए। अभी नई प्रॉवर्ब क्या है? खूब खाओ कम चबाओ, यही है फास्ट फूड का, जंक फूड का जमाना। मैड रेस, व्हाट इज मैड रेस? जो मैराथन रेस रहती वो है क्या? नहीं। मेरे नेबर के घर में 29 फीट कलर इंच टीवी है तो मेरे पास 40 इंच आना चाहिए। उसके पास सैंट्रो है तो मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी आना चाहिए। फिर इसके लिए क्या करता हूँ मैं? बहुत काम करता हूँ, ओवरवर्क करता हूँ, और फिर एट द एज ऑफ 50 आई गॉट एवरीथिंग, गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ गया, बैंक बैलेंस है। फिर मैं कहेगा कि अभी मैं एंजॉय करेगा। फिर कोई स्वीट लेके आता है, नहीं नहीं तू ही खा, मुझे डायबिटीज़ है। कोई कहता है अभी चलो रेनी सीजन है, जरा ट्रेकिंग के लिए जाएंगे, नहीं नहीं मुझे ब्लड प्रेशर है ना, डॉक्टर ने मना किया। तो व्हेन यू विल एंजॉय, दैट इज व्हाई इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा राइट नाउ, यू कैन एंजॉय दिस थिंग ऑल्सो। एज ए एलोपैथिक सर्जन आई ऑलवेज टेल, वी आर डिवाइडेड द ह्यूमन बीइंग इन मल्टीपल पीसेस। Each piece is treated by a separate specialist without knowing what is happening with the other piece. हमें कान का स्पेशलिस्ट अलग, आँख का अलग, पेट का अलग, हृदय का अलग, किडनी का अलग, वो अलग अलग गोलियाँ देते हैं और वो गोलियाँ अंदर जाके मारामारी करते हैं। लेकिन योग हैज़ गॉट ए होलिस्टिक अप्रोच, सर्वांगीण उन्नति का अभ्यास है। यदि ये अभ्यास हम करेंगे तो हमारे सभी शरीर के सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे। 21वीं सदी, दिस इज कॉल्ड एज सेंचुरी ऑफ टेंशन। व्हाट इज टेंशन? यदि हम पूछेंगे यहाँ पे कितने लोगों को टेंशन है तो 80% हाथ ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट टेंशन। एंड व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय टेंशन? दीज आर ऑल कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ओबेसिटी। और इनको यदि डायग्नोसिस हो गया, गोली चालू की, 8 दिन के बाद उसने पूछा डॉक्टर को मैं ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया, जब तक तो गोली खाएगा। मीन्स ही हैज़ टू टेक टैबलेट्स होल लाइफ टाइम। So that is why there is no full cure for all these lifestyle disorders. Behind every disease there is a cause and no drug can reach that cause, and that is mind. हर बीमारी के पीछे कोई तो कारण होता है और कोई भी दवा वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। वो क्या है? वो मन है। और ऐसे मन को सेटरेट करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग होगा तो योग का मार्ग है। कैन वी ट्रीट मेंटल स्ट्रेस विद मेडिसिन? नहीं, but we can treat with yoga 100%, and that is why the importance of the yoga. पुराने ज़माने में मेडिकल का एक्सपेंडिचर कितना था? few hundred rupees था, लेकिन अभी वो few hundred lakhs हो गया, जो कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है। and that is why everybody is trying to find out alternate path. Yoga has got preventive aspect as per community health of allopathy. यदि मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। वहाँ पे वो बीमारी के पेशेंट आते हैं, उनका डायग्नोसिस होता है, इलाज किया जाता है। वहाँ पे और एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन और PSM। उसका काम क्या है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी का कारण ढूंढ निकाला, उसका इलाज करना। तो यही एस्पेक्ट योग में है। ये रोग प्रतिबंधक तत्व के ऊपर है। इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, ये हिल टॉप है और लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं, और कोई गलती से नीचे गिर गया है तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स सब रेडी रखे, जिसके लिए 2-3 करोड़ रुपया खर्चा किया, हॉस्पिटल बनाया। यदि इसको हम फेंसिंग करेंगे तो यहाँ से कोई नीचे नहीं गिरेगा। तो ये जो रोग प्रतिबंधक तत्व है, यही तत्व योग में है। इफ़ यू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, यू कैन सेट द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी इन सच अ वे दैट इट विल नॉट गो रॉन्ग, एंड इफ समथिंग हैपन्स यू कैन ऐड सम मोर क्रिया। एंड दैट इज व्हाई योग इज अ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, today's need and going to be tomorrow's culture. Our human body is a wonderful human body. Heart and lung, they are like a non-stop pumping set. Eyes, they are like a camera and projector. Ear like a sound box. Stomach and intestine, बेचारे, they are like a chemical laboratory. जो भी कुछ हम खाते हैं, अच्छा भला बुरा जंक फूड, वो पचाने की कोशिश करता है। Nerves, they are like miles of communicating system. Mind is an unparalleled computer with infinite capacity. And greatest thing is unbelievable coordination amongst all of them.
and yoga tries to maintain it, and that is why the importance of the yoga. हमारे शरीर की requirement क्या है? What is most important? If you don't get it, you will not survive. What is the most important? हवा, फिर अन्न, water, और फिर अन्न. लेकिन ये प्रायोरिटी भी हमने बदली कर दी है. अभी करंट प्रैक्टिस क्या है? जितना चाहे उतना ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, और हवा को क्या कहते हैं? भाई हवा में रहे, अंदर जगह नहीं है, और इसलिए प्रॉब्लम होते हैं. यदि इसका पालन हम करेंगे, इसलिए हमने बताया, योग में बताते कि पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्सा खाना खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1 हिस्सा हवा के लिए रखो. लेकिन ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होते हैं. अभी आप लोग सब योग का अभ्यास करते हैं. योग साइंस है, मिस्टिक नहीं है, चमत्कार नहीं है. षटचक्र का आपने अभ्यास किया होगा. ये षटचक्र देखे होंगे, पढ़े होंगे. ये काल्पनिक है क्या? ऋषि मुनि ने बताया कि यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे विशुद्ध चक्र, हमने पढ़ा, हम आपको बता रहे. ये काल्पनिक है क्या? सच में शरीर में है? तो ये काल्पनिक नहीं है, सच में है. कहाँ पे हमने देखे, उसका मेडिकल कोरिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ. दिस इज द मूलाधार चक्र विच इज सिचुएटेड नियर एनल ओपनिंग. फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लेक्सस. ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है. जब हमने उसका ऑपरेशन करके देखा तो इस प्रकार दिखाई दिया, और ऋषि मुनि ने उसका चित्र इस प्रकार निकाला था. कितने दल है? 4. स्वादिष्टान चक्र पेड़ों के स्थान के पास होता है. मेडिकल लैंग्वेज में उसको आयोटिक फ्लेक्सस कहते हैं. ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है. जब हमने ऑपरेशन करके देखा तो इस प्रकार दिखाई दिया, और सेजेस ने, योगी लोगों ने इसका चित्र इस प्रकार निकाला था. दल कितने हैं? 6. मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है. उसको डॉक्टरी भाषा में सोलर प्लेक्सस कहते हैं. ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और ये योग की भाषा का चित्र है. दल कितने हैं? 10. अनाहत चक्र छाती के मध्य में होता है. डॉक्टरी भाषा में उसको कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं. ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और ये योग की भाषा का चित्र है. दल कितने हैं? 12. विशुद्ध चक्र कंठ के पास होता है. डॉक्टरी भाषा में उसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं. डॉक्टरी भाषा का चित्र यहाँ पे नहीं बताया. योग की भाषा का चित्र इस प्रकार है. दल कितने हैं? 16. इसका महत्व अभी बताएगा मैं. भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है. डॉक्टरी भाषा में उसको ऑप्टिक थैलेमस से ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं. ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और ये ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है. कितने दल है यहाँ पे? 2. यहाँ पे ब्रांचेस कितने हैं? 2. उसी प्रकार जो पहले मैंने बताया था कि 10 दल है, 12 दल है, 6 दल है, तो सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस एग्जिस्ट. मीन्स sages were knowing the human anatomy and physiology, and they have designed the yogic practice in such a way that if you practice every day, you can keep yourself healthy. ये रीढ़ की हड्डी है, और ये रीढ़ की हड्डी के बाजू में चक्रों की चेन है, और यहाँ से जो नसें निकलती है अलग अलग एरिया को नियंत्रित करते हैं. कौन से इंद्रिय है? ये आँख है, ये सलाहकार ग्रंथि, ये फेफड़ा है, हृदय, जठर, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, छोटी आंतड़ी, ये बड़ी आंतड़ी, और ये मूत्रपिंड. इन सभी इंद्रियों को इन चक्रों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है. अभी कोई कहेगा कि कल मैं ज़रा रात में पार्टी में गया था, ज़्यादा ही खाना खा गया, तो आज मैं सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं लिया, और दोपहर में सिर्फ चावल और छाछ लिया. कहाँ पे तकलीफ थी? इंडाइजेशन, पेट में हो गया था. किसी को दमा है, उसको नेबुलाइजर यूज़ करना पड़ता है. कहाँ पे खराबी है? फेफड़े में खराबी है. किसी को हार्ट अटैक आया था, कहाँ पे खराबी है? हार्ट में खराबी है. किसी की किडनी खराब हो गई, 2 हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस करना पड़ता है. कहाँ पे खराबी? किडनी में खराबी है. मतलब यदि इसमें से कोई इंद्रिय सही ढंग से काम नहीं करता होगा तो हम बीमार कहलाते हैं. यदि ये सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते होंगे तो हम बीमार नहीं होंगे. ये कब सही ढंग से काम करेंगे? जब नियंत्रण सही होगा. नियंत्रण कब सही होगा? जब ये चक्र सही ढंग से काम करते हो. इन चक्रों को कार्यान्वित करने के लिए हम ओंकार का ध्यान करते हैं. ओंकार कैसे करते हैं? हम पहले सांस छोड़ते हैं, फिर भरते हैं. ओ, ये जो वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, ये वाइब्रेशंस इन चक्रों को कार्यान्वित करते हैं. चक्र सही ढंग से काम करते हैं, नियंत्रण सही होता है, इंद्रिय सही ढंग से काम करते हैं, और हम बीमार नहीं होते हैं. ये योग शास्त्र का महत्व है. हर्बर्ट बेंसन नामक एक साइंटिस्ट है. यू कैन टाइप ऑन गूगल एंड फाइंड आउट. ही हैज डन द रिसर्च ऑन ओंकार, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ओंकार डे कीप द डॉक्टर अवे.
अगला थोड़ा इम्पोर्टेंस है बताएगा। ये हार्ट है, हृदय का चित्र है। इसमें ये 4 चेम्बर्स होते हैं। ये 24 घंटे 24/7/60 whatever जब बर्थ से आखिरी सांस तक ये काम करता है। और ये जब सही ढंग से काम करता है तो शरीर के सभी इलाकों को खून का सप्लाई बराबर होता है। और जब खून का सप्लाई सही होता है तो हमारे सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते हैं। लेकिन ये जो हार्ट है, पंप, इसको भी तो खून की जरूरी है। वो कहाँ से मिलती है? तो दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। अभी इसमें कभी ब्लॉक हो गया तो ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो ये पूरा हिस्सा डेड हो गया। देन व्हाट वी से, इट हैज बिकम, ही हैज गॉट अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जब अटैक आता है तो फिर उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। उसके बाद में एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में यदि ब्लॉकेजेस होंगे तो ये कोरोनरी आर्टरी पिक्चर है। ये सदग्रस्त को हार्ट अटैक आया था, आईसीयू में भर्ती थे, 2DA को किया, बाद में एंजियोग्राफी स्ट्रेस की, फिर एंजियोग्राफी की। तो ये एक कोरोनरी आर्टरी है, ये दूसरी कोरोनरी आर्टरी है। और ये काले रंग का यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ये 2 ब्लॉक होने की वजह से ये सदग्रस्त को बाईपास ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था। वो 1.5 साल हमारे पास आए, अभ्यास किया, और 1.5 साल के बाद में देखो यहाँ पे जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक था ये सिर्फ इतना ही बचा और ये पूरी मात्रा में गायब हो गया और उनको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतना फर्क ये अभ्यास से होता है। उसी प्रकार ये साधक है, इसको ये छोटा ब्लॉक था, उसको बलून एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा गया था, स्टेंट डालते हैं। ये 1 साल हमारे पास आया। 1 साल के बाद में जो यहाँ पे ब्लॉक था वो पूरी मात्रा में गायब हो गया और उसने ऑपरेशन नहीं किया। मैंने जब अंबिका योगकुटीर में था तभी 1800 लोगों को योग का अभ्यास दिया था जिनको हार्ट अटैक आया था और उनको बाईपास से हमने बचाया था। यदि हम डायबिटीज़ का हिसाब करेंगे, मधुमेह जो आजकल का बर्निंग प्रॉब्लम हुआ है, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा कि बाय 2030 इंडिया विल बी द हब ऑफ डायबिटीज़, एवरी 5th person विल बी डायबिटिक। तो करंटली वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डायबिटीज़। वी हैव गॉट अ प्रोजेक्ट with the funding from Government of India and we are working on pre-diabetic patients. तो ये डायबिटीज़ पेशेंट का रिपोर्ट है। फास्टिंग वाज 207 एंड पोस्ट प्रेंडियल वाज 353 मीन खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद की। और वो टैबलेट डायोनिल 1 बीडी लेता था, एक सवेरे एक शाम को। उसने 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद में आप देखेंगे कि पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद जो थी वो 119 हो गई। आप बोलेंगे कि शायद मैंने उसकी गोलियाँ बढ़ाई होगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे नो मेडिसिन नो मेडिसिन नो मेडिसिन। मतलब यदि हम अभ्यास सही ढंग से करेंगे तो हम मधुमेह को भी नियंत्रित रख सकते हैं। अभी अभ्यास क्या करना है, तो जो नए साधक है उनके लिए थोड़ा सा नाम बताता हूँ। प्रार्थना है, फिर ब्रेथ अवेयरनेस है, फिर नेत्रासन है, ब्रह्म मुद्रा है, शोल्डर मुद्रा मूवमेंट्स है, जलनीति है। तो आई विल कम टू द जलनीति। जलनीति मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? वेरी गुड। तो ये जलनीति, ये नीति पॉट है, इसमें गर्म गुनगुना पानी लिया है, इसमें थोड़ा नमक डाला है और ये इस तरह नासिका को लगाया एंगल कि पानी एक बाजू से अंदर जाएगा, दूसरी बाजू से बाहर आएगा। इसको कहते हैं जलनीति। अभी इससे क्या फायदा होता है तो हम देखेंगे। नाक का कट सेक्शन इसी प्रकार कट लिया है, पानी एक बाजू से अंदर जाएगा, दूसरे बाजू से बाहर आएगा। ये मार्ग पूरा साफ सुथरा होगा, इसमें जो कचरा अटका होगा बाहर फेंका जाएगा। यदि वो साफ हो गया मार्ग तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी बरसात आएगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर कोई कहेगा कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गई। क्यों ब्लॉक हो गई? बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये जो आवरण है अंदर का उसके ऊपर सूजन आ गई, पानी जमा हो गया। अभी समझो आप जलनीति की, जलनीति में हमने क्या किया है, लुकवार्म वाटर लिया, थोड़ा नमक डाला है। व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ द सॉल्ट? यदि आप एक कटोरी में सॉल्ट रखा टेबल के ऊपर तो 2 घंटे में वो गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण का जो बाष्प है वो खींच लेता है। उसी प्रकार जब हम जल नीति करेंगे तो नीति वाटर में जो सॉल्ट है दैट विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द म्यूकोजा एंड डीकंजेशन हो जाएगा, जो नेजल ब्लॉक था वो निकल जाएगा। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। और क्या फायदा है? व्हाट इज दिस? दिस स्मॉल क्लोज रूम, एक है ये एक है। व्हाट इज दिस? दीज आर द 2 फ्रंटल साइनसेस, 2 मैक्सिलरी साइनसेस एंड 2 इथमोइडल साइनसेस। नाउ ये साइनस, दिस इज नथिंग बट ए स्मॉल क्लोज रूम। इसमें आवरण है छोटा सा, वो थोड़ा पानी तैयार करता है। वो पानी इन दीवारों को साफ करके इस दरवाजे से नासिका मार्ग में छोड़ देता है। यदि ये दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या होगा? ये गंदा पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा और फिर हमें साइनस की तकलीफ होगी। साइनस के पेशेंट को पूछो तो उनको क्या तकलीफ है, वो क्या बताएगा? मुझे यहाँ पे भारी लगता है, यहाँ पे भारी लगता है। क्यों? यहाँ पे गंदा पानी जमा हो गया।
यदि वो मेरे पास हॉस्पिटल में आता है तो मैं क्या करता हूँ, एंट्रल पंक्चर करता हूँ, यहाँ से एक नली अंदर डालता हूँ मेटल की, और ये यहाँ से इसको छेद करके अंदर जाएगी और ये गंदा पानी निकल जाएगा। जैसे मैं नली निकाल देगा तो ये छेद बंद हो जाएगा, वापस गंदा पानी जमा हो गया। मतलब एलोपैथी में साइनस के लिए 100% इलाज नहीं है, लेकिन यदि हम कपालभाति नीति करेंगे तो ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा और हमें कभी भी साइनस की तकलीफ नहीं होगी। तो ये फ़ायदा हमें जल नीति करने से होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। इसके जो एंड्स है ये क्या काम करते हैं, हमारे ब्रेन को स्मेल का इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छा भला बुरा जो स्मेल आता है उसका इंफॉर्मेशन देते हैं। यदि इसके ऊपर काफ़ी कचरा जमा हो गया, धूल के कण जमा हो गए तो क्या होगा, हमको स्मेल नहीं आएगा। लेकिन यदि हम रोज़ नीति करेंगे तो ये सब साफ सुथरा हो जाएगा, तो हमें बास आता नहीं है, ये कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा हमें जल नीति करने से होता है। ये रोज़ सवेरे करना है। कौन नहीं करना है? जिसके कान के पर्दे में छेद है वो जल नीति नहीं करेगा, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है। अभी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो आपको सुनने को आ रहा है। यदि मैं जोर से बोलने लगेगा आप क्या बोलेंगे, सर जरा आहिस्ते ना, हमको बहरे नहीं है। यदि आप रास्ते से जाते हो, पीछे से कोई आके गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो आप क्या करते हैं, अरे जाओ ना बाबा, जगह दिया तुमको जाने के लिए। और पेपर में आप पढ़े होंगे कभी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उसके बाद में 10 लोग डेफ हो गए, बहरे हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो पर्दा है जब जोर से आवाज़ आता है तो ऐसा हो जाता है, और जोर से आएगा तो और ऐसा होता है, और जब बॉम्ब ब्लास्ट का आवाज़ आता है तो इसमें फट जाता है, पर्दे में छेद हो जाता है। अभी रोज़ 1-2 बार तो हमारा ऐसा होता है ना कि जोर से आवाज़ आता है तो पर्दा ऐसा होता है। ये सीधा कैसा होता है? जब प्रेशर ऑफ एयर ऑन दिस साइड इज बैलेंस बाय द प्रेशर ऑफ एयर ऑन दिस साइड, इट विल बिकम स्ट्रेट। तो नेचर ने हमें एक सुविधा दी है, देयर इज अ यूस्टिचियन ट्यूब इनसाइड द माउथ। जब ऐसा होता है तो मुंह खुल के वहाँ से ट्यूब में से हवा अंदर जाती है ये बाजू में, और प्रेशर ऑन दिस साइड इज बैलेंस बाय द प्रेशर ऑफ इन दिस साइड, और हमारा पर्दा स्ट्रेट होता है। अभी जिसके कान के पर्दे में छेद है वो क्या होगा, कान से हवा आ गई, यहाँ से अंदर गई, मिडिल ईयर से गई, इधर मुंह में से बाहर आ गई, तो ये ट्यूब खुली रहेगी। अभी वो जल नीति करेगा तो वो पानी ये ट्यूब में से मिडिल ईयर में जाएगा और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जिसके कान के पटल को छेद है वो जल नीति नहीं करेगा। वो क्या कर सकता है? वो सूत्र नीति कर सकता है। तो ये हो गया जल नीति के बारे में। उसके अगली क्रिया है जलधौती। जलधौती एक बहुत अच्छी क्रिया है। ये किस लिए दी है? एसिडिटी के लिए दी है। एसिडिटी किसकी बढ़ती है? एसिडिटी सबकी बढ़ती है। यदि आप पूछेंगे एक आधे हॉल में कितने लोगों का एसिडिटी है, 80% हाथ ऊपर आ जाएंगे। यदि आप एक आधे ऑफिस में अगर पूछे तुम्हारा बॉस कैसा है, वो क्या कहेगा, मेरा बॉस ना लायन के जैसा घुरघुरते रहता है। स्कूल में जाओ, टीचर टेंशन में रहता है, उसके क्लास का रिजल्ट अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हेडमास्टर बुला के बोलेंगे क्यों भाई कैसे पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाओ नहीं तो अगले साल आपको घर जाना पड़ेगा। और बच्चे तो भगवान का रूप है, निरागस है, उनको क्या क्या टेंशन है ऐसा हम बोलते हैं ना, लेकिन उनको डबल टेंशन रहता है। मई महीने में जब रिजल्ट लगता है, अच्छे मार्क्स मिले तो ठीक है, नहीं तो घर में आप मारेंगे, स्कूल में टीचर मारेंगे, डबल मार पड़ती है। इतना ही क्यों, 3rd स्टैंडर्ड का मराठी मीडियम का लड़का जिसको इंग्लिश आता नहीं है, मार्च अप्रैल महीने में उसके पास जाके बैठो गप्पे लगाने के लिए, आओ भाई बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो गप्पे लगाएंगे, तो क्या कहते हैं मालूम है ना, अंकल चुप बैठो ना, मेरे को टेंशन है, एग्ज़ाम नज़दीक आई है। उसको टेंशन का स्पेलिंग नहीं आता लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल करता है। मतलब आजकल सबको टेंशन है। एसिडिटी के कारण भी कौन सा देखेंगे तो 50% एसिडिटी इज बिकॉज ऑफ मेंटल टेंशन। बची हुई 50% हमारी जो अच्छी आदतें हैं, दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, उसके वजह से है। यदि हम योग का अभ्यास करेंगे, मन शांत करेंगे, मन विचार रहित करेंगे, ओंकार गायत्री करेंगे तो 50% एसिडिटी वहाँ पे कम होगी। यदि योग का डाइट फॉलो करेंगे, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसके हाथ का खाना चाहिए, इसका पालन करेंगे तो बची हुई एसिडिटी जाएगी। और समझो बाई चांस कुछ बची तो उसके लिए हमें जलधौती बताइए। इसमें क्या करना है, सवेरे उठते ब्रश करने के बाद एक बड़े भगोने में पानी लेना है, लुकवार्म, उसमें थोड़ा नमक डालना है और आहिस्ते आहिस्ते पीना है। पीने के बाद इस तरह खड़े रहना है, थोड़ा आगे झुकना है, 2 उंगलियों का घर्षण करना है और जितना पानी आता है उतना आने देना है। जबरदस्ती नहीं करना है। मैंने 6 गिलास पानी पिया, धोया है और करो, बाजू वाला आके पूछेगा क्या हो गया भाई,
तो जितना पानी आए उतना ठीक है, वो आपको फायदा देगा। कैसा देगा हम देखेंगे। अभी इसका फायदा कैसा होता है देखने के पहले हम थोड़ी पचन संस्था का अभ्यास करेंगे। ये यहाँ से शुरू होते ओरल कैविटी से, ये अन्न नलिका है, जठर है, ये स्वादुपिंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, छोटी आंतड़ी और बड़ी आंतड़ी। हम जब खाना खाते हैं तो ये जठर में आता है, 2-2.5 घंटे रहता है, उसके ऊपर एसिड की एक्शन होती है, उसको पचन किया जाता है और पचन होने के बाद वो आगे निकल जाता है। खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद एसिडिटी के पेशेंट में ये जठर में क्या बचेगा, जो ज़्यादा मात्रा में एसिड है वो, ये एसिड जब ये बाजू से इधर जाता है तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे जलन होती है। और समझो एसिड ये बाजू आ गया है, ये लाइन जो है पाइलोरिस बोलते हैं, इसके ये बाजू एसिडिक मीडियम है, ये बाजू अल्कलाइन मीडियम है। जब ये एसिड ये बाजू क्रॉस करके आता है तो कोरोसिव एक्शन होती है और अल्सर होता है। तो ये नहीं होना, इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा एसिड तैयार होना नहीं चाहिए और वो इधर इधर जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जठर के पीछे ये स्वादुपिंड है, पैंक्रियास, ये क्या काम करता है, इंसुलिन तैयार करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करता है, उसको भी हम कैसे नियंत्रण में लाते हैं वो हम आगे देखेंगे। आंतड़ी कितनी मालूम है ना, 29 फुट आंतड़ी है, 23 फुट छोटी आंतड़ी और 6 फुट बड़ी आंतड़ी हमारे पेट के अंदर दबा दबा के रखी है। किस प्रकार रखी है, हमारे भगिनी दुकान में जाते हैं ना साड़ी लाने के लिए, कुछ तो बहाना बना के, आज क्या बर्थडे, कल क्या दशहरा है, परसों क्या वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ ना कुछ बहाना करके जाते हैं ना। तो दुकान में साड़ी कैसी लगाते हैं, एक बाजू ऐसे फिक्स है और दूसरी बाजू से फैन आउट करके लगाते हैं। उसी प्रकार आंतड़ी का एक कोना यहाँ पे, दूसरा कोना यहाँ पे और ये बीच का हिस्सा फ्री है। इसमें जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड पर्दा और मेजेंट्री। जब जड़त्व आता है तो पर्दे में चर्बी डिपॉजिट होती है और फिर प्रॉब्लम होते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये 2 किडनीज है, मूत्रपिंड, ये इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है। यह क्या होता है, खून जब सर्कुलेशन करते यहाँ पे आता है तो अनावश्यक है, अपायकारक है, जास्तिक है, टॉक्सिक है, दैट इज फिल्टर्ड एंड थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। मूत्रखड़ा सुना होगा आपने, कहाँ पे होता है, मूत्रपिंड, मूत्र नलिका या मूत्राशय। इनको हम कैसे टाल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो हम अभी साइंटिफिक वे ऑफ जलधोती देखेंगे। हमने 5-6 गिलास पानी पिया, वो कहाँ गया, जठर में आ गया। यदि यहाँ पे आ गया तो एसिड डाइल्यूट हो गया, एसिड डाइल्यूट हो गया तो उसकी अपाय करने की क्षमता शून्य हो जाएगी। हम इतने पे रुके क्या, उसको वमन करके निकाल दिया। यदि वमन करके निकाल दिया तो यहाँ पे एसिड नहीं रहेगा, एसिड नहीं रहेगा तो एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा। यदि सल्फ्यूरिक एसिड 1 चम्मच मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड और मैंने कहा लो आप हाथ के ऊपर, तीर्थ है, लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, क्यों, हाथ जल जाएगा। लेकिन यही 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड यदि मैं एक बाल्टी पानी में डाला और वो पानी की बाल्टी आपके शरीर के ऊपर उल्टी की तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें एसिड था। Why? Because it was totally diluted. उसी प्रकार हम 6 गिलास पानी पी के इसको डाइल्यूट करते, वमन करके निकाल देते तो यहाँ पे एसिड नहीं रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा। एक ही फायदा है क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 गिलास पानी पिया 2 ही निकला तो झगड़ो मत। जो 3 गिलास था वो आगे चले जाएगा, ये 29 फुट आंतड़ी की धुलाई करेगा, साफ सफाई करेगा। यदि 29 फुट आंतड़ी की धुलाई साफ सफाई होगी तो आंतड़ियों का काम अच्छा होगा। आंतड़ियों का काम क्या है, अन्न पचन करना, मतलब हमारा पचन अच्छा होगा, हमें पचनों के विकार नहीं होंगे। ये पानी थोड़ा आगे चले जाएगा तो मल में पानी का प्रमाण ज़्यादा होगा। यदि मल में पानी का प्रमाण ज़्यादा होगा तो मल कठिन नहीं होगा, मल कठिन नहीं होगा तो हमें बद्धकोष्ठता नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कठिन मल घस के बाहर आता है तो हमें खून की बवासीर होती है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है, तो ये भी तकलीफ नहीं होगी। ये फायदा हमें धोती करने से होता है। और क्या फ़ायदा है, अभी यहाँ पे जो पानी आ गया ये पानी छोटी आंतड़ियों में शोषण किया जाएगा, बिकॉज छोटी आंतड़ी का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना। तो ये पानी शोषण होकर कहाँ पे जाएगा, खून में जाएगा। ये जब खून सर्कुलेट होते होते किडनी में आएगा तो किडनी क्या कहेगी, ये एक्सेस है, उसको फिल्टर कर देगी। यदि फिल्टर कर देगी तो ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगी। जिन लोगों ने धोती की उनका अनुभव होगा कि धोती करने के बाद ज़्यादा मात्रा में पेशाब होती है। ये ज़्यादा मात्रा में जो पेशाब होती है उस पेशाब के पानी के प्रेशर से उस मार्ग में यदि छोटा कंकर होगा तो बाहर फेंका जाएगा। बाहर फेंकेगा तो रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें मुँह खड़ा होने की आशंका नहीं रहेगी। आपने किसी को देखा होगा ना, ऑपरेशन किया होगा, किडनी स्टोन का मिलने के लिए गए होंगे, वो बताएगा देखो यहाँ से यहाँ तक काटा, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 25,000 रुपये खर्चा हुआ और इतना बड़ा स्टोन निकला। इतना बड़ा स्टोन एक दिन में निकला हुआ,
वो राई के साइज का होगा, उसके ऊपर लेयर बनते 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 इतना बड़ा होगा। यदि हम नियमित धोती करेंगे तो राई के साइज का स्टोन है, धोती के बाद में जो ज़्यादा मात्रा में पेशाब होते हैं उस पेशाब के पानी के प्रेशर से बाहर फेंका जाएगा, बाहर फेंका गया तो रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें स्टोन होने की आशंका नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा हमें धोती करने से होती है। और क्या फ़ायदा है? अभी समझो आप कभी काम के लिए गए सवेरे 8 बजे और 12-1 बजे खाना खाने के लिए आने वाले थे, लेकिन काम में अटक गए, 2, 3, 4 बज गए, फिर 5 बजे आप घर आए। तो घर आने के बाद आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले खाना खिलाओ, आता पित्त खवळ आधी जेवायला वाट, नंतर बडबड कर तुझी। क्यों बोलते हैं? सवेरे से कुछ खाया नहीं था, यहाँ पे एसिड का होता है, कुछ तो खाने के लाओ, कुछ तो खाने के लिए लाओ। जब घर में आते तो पहले खाना खिलाओ, बाकी बाद में करेंगे। ज़्यादा एसिड तैयार होगा इसलिए हम ज़्यादा खाना खाते हैं। यदि हम नियमित धोती करेंगे तो यहाँ पे मर्यादित एसिड रहेगा, मर्यादित एसिड रहे तो मर्यादित खाना खाएंगे, मर्यादित खाना खाएंगे तो हमें जड़त्व नहीं आएगा, मध्य प्रदेश आगे नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा हमें धोती करने से होता है। और क्या फ़ायदा है? ये जो एसिड है ना, ये बदमाश है। यदि आपने 125 लोगों का गट लिया और उनको रोज़ वेजिटेरियन खाने के लिए दिया और 1 महीने के बाद 2 दिन नॉनवेज खाने के लिए दिया और 1 पैक पीने के लिए दिया और 2 दिन के बाद फिर वो वेजिटेरियन खाना दिया, तो ऐसे क्या कहते हैं मालूम है क्या? ये नको मुझे परसों का लेके आ। परसों का किधर मिलता है? तो उसके पैर बराबर बाहर की तरफ जाते हैं। इसलिए किसी की आदत छुड़वानी होगी तो हमें एसिड नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई डॉक्टर दोस्त लोग आजकल मेरे क्लास में आते हैं, एक पहला दिन हो गया, दूसरे दिन मिलते बोलते कल से तेरे क्लास में नहीं आऊँगा। मतलब ठीक है बाबा ना, मत आ, तेरी मर्जी। नहीं मुझे तेरे क्लास में आना है, लेकिन वो तेरा टीचर कहेगा कि दारू मत पी, सिगरेट मत पी, तंबाकू मत खा, तो ये मुझे कुछ चलेगा नहीं, मैं किसी का सुनता नहीं। आपको मालूम होगा सर्जन लोग बहुत शॉर्ट टर्म पढ़ रहे थे, दे डोंट लिसन टू एनीबॉडी। मतलब ठीक है मेरा टीचर ऐसा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे टीचर ने जो सिखाया वो करेगा क्या? बोले हाँ करेगा। मतलब कल क्या सिखाया? कल बोले वो कपालभाति उज्जैन सिखाया। मतलब अच्छा, परसों के दिन क्या सिखाया? परसों के दिन ना वो पानी पी के उल्टी करके निकालने का। मतलब करेगा क्या? हाँ करेगा ना। बोले ऐसा कुछ नहीं, कभी ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, तो आदत है। और चालू करता है 6 महीने में उसकी आदत नियंत्रण में आती है। इसीलिए ये धोती बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी धोती है तो रोज करेंगे क्या? रोज करेंगे तो क्या होगा? रोज करेंगे एसिड फेंका जाएगा, एसिड फेंका जाएगा, एसिड फेंका जाएगा, तो एक दिन यहाँ पे एसिड जीरो हो जाएगा। एंड एसिड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। इसलिए हमें एसिड आवश्यक है। इसलिए कैसे कितने बार करेंगे? मर्यादित धोती करेंगे। 15 दिन में 2 बार करो, हफ्ते में 1 दिन करो। या कभी खाने के लिए गए, बहुत ऑयली था, स्पाइसी था, बहुत जलन हो रही थी, कर दो। अदरवाइज विल नॉट डू इट एवरी डे। कौन नहीं करेगा? जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आया था, जिसको पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसको हर्निया है, जिसको ग्लाउकोमा है, आंखों में प्रेशर बढ़ गया, और लेडीज में प्रेगनेंसी है, वो लोग नहीं करेंगे। वो क्या कर सकते हैं? 2 गिलास पानी पियो सवेरे, आधा घंटा कुछ मत लो, एटलीस्ट दे विल गेट 50% बेनिफिट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्रिया इज द, यही सब फायदे इसमें दिए मैंने। अगली क्रिया है कपालभाति। अब कपालभाति हमारे ओंकार जी करके बताएंगे। अब ये कपाल है और 2 फेफड़े है। श्वास नलिका छाती के मध्य में आने के बाद उसके 2 ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस होते होते ये आखिरी में वायुकोश है। कितने वायुकोश है? मिलियंस ऑफ वायुकोश है। यदि हम उसको बाहर निकालेंगे और उसकी एक लंबी लाइन करने की सोचेंगे तो काफ़ी माइल तक हो जाएगी। यदि हम दोनों फेफड़े छाती के पिंजरे के बाहर निकाले, उसमें हवा भरते गए, कितनी भर सकते मालूम है? हाफ द टेनिस कोर्ट और 5 to 10 स्क्वायर मीटर इतनी जगह व्याप्त कर सकता है। इतना क्षमता का फेफड़ा हमारे 1.5 फीट छाती के अंदर रखा है। ये श्वास नलिका के अंदर एक पतला सा आवरण है, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है?
24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार करती है। ये पानी जो हवा हम अंदर लेते हैं वो शुष्क होगी तो उसको थोड़ा गीला करने का काम करती है। ये जो श्वास ने लिखा है इसके अंदर ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं आपको, इसको क्या कहते हैं? सीलिया। ये क्या काम करती है? अभी हम सांस भरते छोड़ते रास्ते से चल रहे तो धूली के कण आते हैं, वो भी अंदर जाते हैं। यदि हम धूली के कण में काम करते रहेंगे तो 1 साल में क्या होगा? हर टाइम धूली के अंदर गए तो हमारे फेफड़े मट्टी के भरे थैले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो धूली के कण है ये सीलिया में अटकते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन में, और बिकॉज ऑफ द एस्केलेटिंग एक्शन ये बाहर फेंके जाते, अंदर आने नहीं दे जाते। तो ये फायदा ये सीलिया से होता है। इतना महत्वपूर्ण फेफड़ा, ब्रेन महत्वपूर्ण है तो भगवान ने ऐसा कठिन कवच दिया है। यदि पत्थर मारेंगे तो ये फूटेगा नहीं। फिर ऐसा कवच फेफड़े को क्यों नहीं दिया? ऐसा पिंजरा क्यों दिया? क्योंकि जब हमें सांस भरना है तो फेफड़ा फूलने के लिए जगह चाहिए। वो कैसे मिलेगी? तो 2 फसली के बीच में जो स्नायु है वो अकुंचन प्रसरण होने की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, और ये जो डायफ्राम है जो छाती और पोट विलक करता है, जब आराम से सांस लेंगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, जोर से सांस लेंगे तो 7 सेंटीमीटर नीचे आता है। जितना ज़्यादा पर्दा नीचे आएगा उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी, उतना ज़्यादा हम सांस भर सकेंगे। इसलिए इस प्रकार का पिंजरा हमें भगवान ने दिया है। ये चित्र काय का है? धुपकाले में मैं नागपुर साइड गया था, वहाँ पे झाड़ के सब पत्ते झड़ गए, फोटो लिया, वो फोटो गलती से इस फोटो में लग गया। ऐसा लगता है ना? ये झाड़ का चित्र नहीं, हमारे फेफड़े का चित्र है। कितने असंख्य वायुकोश है इसका आपको अंदाजा नहीं चाहिए, इसलिए बताया सब वायुकोश झड़ गए, सिर्फ ब्रांचेस बचे हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग आराम से बैठे हैं, कितना सांस भरते हैं? 500 ml सांस भरते हैं, 500 ml सांस छोड़ते हैं। यदि जोर से सांस भरेंगे तो 3500 भर सकते हैं। जोर से भर के जोर से छोड़ेंगे तो 4600 ml, मतलब 4.5 लीटर। दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अभी हम आराम से बैठे, 500 ml सांस भरा और 500 ml सांस छोड़ा, तो फेफड़े पूरे खाली हो गए क्या? नहीं, एटलीस्ट 2300 ml इज देयर। यदि जोर से सांस छोड़ा, हमारे शिक्षक ने कहा रेचक, फिर भी 1200 ml हवा है, मतलब हमारे फेफड़े पूरी मात्रा में खाली नहीं होते, उसमें हवा होती है, और हर श्वास प्रश्वास के समय हवा का लेन देन होता है। अभी एखादा सर्दग्रस्त हो जो दिन भर बैठा काम करता है, सेडेंटरी जॉब करता है, होटल के काउंटर पर बैठ के पैसे जमा करने का काम करता है, वो क्या करेगा? सिर्फ 500 ml सांस लेगा, 500 ml सांस छोड़ेगा। अभी ऐसे आदमी को आपने कहा कि जाओ दौड़ के बस पकड़े, आखिरी बस है, ये निकल गए, तो आपको रात भर बस स्टैंड के ऊपर बैठना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है? दौड़ने लगता है। दौड़ता है तो दम लगता है। ऐसा क्यों होता है? या आपको भी अनुभव होगा, यदि आप कभी प्रोग्राम खत्म हो गया तो जो बस से जाने वाले नीचे उतरते बस स्टॉप की तरफ चलते हैं, गप्पे मारते मारते जा रहे और तुरंत बस आए, दिखता है अरे बस आ गई, चलो चलो भागो भागो, तो सब भागने लगते हैं। फिर कुछ लोग बस पकड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है, जाओ जाओ मैं अगले बस से आता हूँ। ऐसा क्यों होता है? जब हम दौड़ते हैं तो स्नायु ज़्यादा काम करते हैं। जब स्नायु ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरी है। वो कैसे पूरी होगी? हम ज़्यादा सांस भरेंगे तो। अब ये दिन भर सेडेंटरी जॉब करता है, बैठ के काम करता है, उसके वायु को सिर्फ 500 ml हवा लेने के लिए खुलते हैं। अब ये दौड़ रहा है, स्नायु ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वायु कोश क्या कहते हैं? हमको आदत नहीं, हम इतने काम कर सकते हैं। उनका यूनियन लीडर बहुत स्ट्रांग रहता है, वो तो इतना ही काम करने का, ज़्यादा काम नहीं करने का। फिर डिमांड तो पूरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी सांस भरना, मतलब दम लगेगा। तो ये यदि हमें टालना है तो हमारे वायु कोश को हमें इस प्रकार ट्रेनिंग देना है कि जब जितना चाहे उतनी ज़्यादा मात्रा में वायु कोश खुलेंगे, हम सांस भर सकेंगे और हमें दम नहीं लगेगा। तो ये क्षमता हम कपालभाति करके बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते देखेंगे अभी। हमने सांस भरा छोड़ा, भरा छोड़ा। जब सांस छोड़ते हैं तो हवा के साथ वो धूली के कण वो भी बाहर फेंके जाते हैं। ये धूली के कण बाहर फेंके गए तो वहाँ रहेंगे नहीं तो पूरा मार्ग साफ सुथरा होने से अभी सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी धूली के कण बाहर फेंके गए, बीमारी किस वजह से होती है? रोग जंतु की वजह से होती है ना। रोग जंतु कहाँ पे होते हैं? धूली के कण में होते हैं। यदि हम कपालभाति करते हैं, धूली के कण बाहर फेंके गए तो उसके साथ रोग जंतु भी बाहर फेंके जाएंगे। यदि रोग जंतु बाहर फेंके गए तो रहेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा। हमारे कई साधक कभी किसी को सर्दी हो गई और वो आपके बाजू में आके बैठा तो आप क्या बोलते हैं, जरा दूर बैठ, मेरे नज़दीक मत बैठ, मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा होता है कि वो आपके बाजू में बैठा, तुरंत आपको सर्दी हो गई।
आपको 2 दिन के बाद होती है। क्यों? क्योंकि वो जंतु हमारे शरीर में जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जब उनकी तादाद बढ़ती है तभी अटैक करते हैं और फिर हमें तकलीफ होती है। तो ये जो कॉन्टॅक्ट होने से सिम्पटम आने तक, लागण झाल्यापासून लक्षण येण्यापर्यंत हा जो पिरियड है, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अभी ये इंक्यूबेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 6 दिन। यदि हम रोज कपालभाति करेंगे तो गए 24 घंटे में जो रोग जंतु अंदर गए थे वो कपालभाति की वजह से बाहर फेंकेंगे तो रहेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। मेरा एक दोस्त था, मैं गांव में नेटिव प्लेस में जाता था लेक्चर देने के लिए, तो एक बार ऐसा ही गया तो उसको काफ़ी सर्दी थी। मतलब क्या रे सर्दी बहुत तेरे को? हाँ मौसम बदली हो गया ना इसलिए सर्दी हो गई। मतलब ठीक है चलने दे। फिर 6 महीने के बाद मैं वापस गया वहाँ पे लेक्चर देने के लिए, फिर वो आया मुझे मिलने के लिए, वही टाइम भी सर्दी उसको। मतलब क्यों भाई? अरे सर्दी नहीं अब भी हुई बोले मुझे बोले सर्दी साल में 2 ही बार होती है, एक बार हो गई तो 6 महीने रहेगी। लेकिन उसने कपालभाति चालू की और 1 साल में उसकी सर्दी कम हो गई, क्योंकि कपालभाति करने से तुम्हारा पूरा जो श्वास नलिका का ट्रिकिया का जो मार्ग है वो पूरा साफ सुथरा आता है, रेजिस्टेंट होता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और हमें तकलीफ नहीं होती है। अभी समझो कुछ रोग जंतु चिपक के रह गए तो उनको बढ़ने के लिए पोषक वातावरण चाहिए। व्हाट इज द फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म? पानी और धूली के कण। अभी हम कपालभाति कर रहे, धूली के कण बाहर फेंके गए, बचा पानी। मैंने बताया था कि 24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार होता है। आधे से ज़्यादा पानी जो हम हवा अंदर देते हो शुष्क होगी तो उसको गीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचा हुआ पानी वहीं पे डटा रहा तो पोषक वातावरण करेगा। लेकिन कपालभाति उज्जयी करने से हीट जनरेशन होती है, उसकी वजह से जो बचा हुआ पानी उसका बाष्पीभवन हो जाता है, 2 नंबर एटम नहीं रहता है, पोषक वातावरण नहीं रहता है और रोग जंतु नहीं बढ़ते। तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। और 5-6 फायदे एक महत्वपूर्ण बताता हूँ। डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक में हड्डी बढ़ती, सुना होगा ना? क्या होता है? हड्डी बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस अटकता है। वो हमारे पास आया, हम ऑपरेशन करते काटते, फिर बढ़ गया तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन यदि हम कपालभाति के 3 सेट करेगा तो हड्डी घिस जाती है, मार्ग क्लियर होता है और उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमें कपालभाति के फायदे, और ये सब इतने इसमें है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई एम जस्ट कटिंग शॉर्ट इट। नाउ वी आर कमिंग टू द उज्जयी। अभी उज्जयी करके दिखाएंगे। धन्यवाद। इसमें 3 प्रकार है, जो क्लास में आते हैं उनको मालूम होगा। पहले 2 हाथ नीचे रख के, दूसरे कमर पर रख के, तीसरे हाथ ऊपर रख के। अभी ये करने से क्या फायदा होता है? कभी कभी हम कहते हैं उसको बहुत खांसी है, बलगम बहुत हुआ लेकिन बाहर ही नहीं निकलता है, तो चेस्ट में अटका है। क्यों? क्योंकि वो ठीक है, जाड़ा है। तो ये कपालभाति से नहीं निकलेगा, लेकिन उज्जयी से निकलेगा। उज्जयी से क्या होता है? अभी आपने देखा, घर्षणयुक्त श्वास प्रश्वास करने की वजह से ऊर्जा निर्मित होती है। ऊर्जा निर्मित होने की वजह से जो थिक कप है वो पतला हो जाता है। पतला हो गया तो आसानी से निकलता है, आसानी से निकल गया तो फेफड़े खुल जाते हैं, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये फायदा हमें उज्जयी करने से होता है। फिर हम आपको कपालभाति उज्जयी करते समय क्या कहते हैं? काउंट करो। कपालभाति 54 टाइम्स करना है, ये बंद करके फिर ये बंद कर, फिर 108। तो आप काउंट करते हैं। उससे क्या होता है? जब आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बाह्य विचार को हम थारा नहीं दे सकते। यदि मैंने एक 100 रुपये का बंडल दिया नोटों का, सपोज आई एम नॉट गिविंग यू, और आपको बोला काउंट करो, आप काउंट करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। मैं, आपका नाम क्या है? आप बोलेंगे हाँ रमेश। फिर काउंट करना चालू करेंगे, फिर 5 10 हो गया। फिर मतलब आप कौन से गाँव से आए? फिर आप चालू करेंगे, अरे मैं वो परवली का है। अच्छा, जर्मनी के बाजू परवली वहीं के क्या? हाँ ठीक है। फिर वो काउंट करना चालू करेगा,
फिर मैं पूछी ये योग के लिए क्यों आए तुम, भाई यू डेवलप इंटरेस्ट इन योग। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे, सर जरा काउंट करने दो ना भाई, आर डिस्टर्बिंग मीन्स आप जब काउंट करते हैं तो यू आर नॉट रेडी टू एंटरटेन एनी अदर थॉट। उसी प्रकार जब कपालभाति करेंगे तो यू आर काउंटिंग, सो यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी अदर थॉट, सो योर माइंड इज बिकमिंग थॉटलेस। यदि माइंड थॉटलेस होता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। पाश्चिमात्य देश में उज्जैन कार्डियक ब्रीदिंग करके दी जाती है। अभी बच्चा अस्थमा, दमा का पेशेंट उस कोने में बैठा है तो हम यहाँ से पहचानते हैं उसको दमा है। कैसे पहचानते हैं, जब वो सांस भरता है छोड़ता है ऐसा आवाज आता है। ऐसा आवाज क्यों आता है, श्वास नलिका का अंदर का छेद इतना बड़ा चाहिए, लेकिन दमा के पेशेंट में सूजन आने की वजह से इतना छोटा हो गया। अभी वो सांस भरता है तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये छोटे दरवाजे से हवा अंदर चली जाती है, लेकिन जब वो सांस छोड़ता है वो हवा का प्रेशर नहीं रहता है और फिर इस छोटे दरवाजे से बाहर आने के लिए उसको झगड़ना पड़ता है, इसलिए सूं आवाज आता है। यदि रोज उज्जैन का अभ्यास करेगा तो ये सूजन निकल जाएगी और उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टरी चश्मे से मैंने देखा, किसी का ऑपरेशन किसी का हुआ होगा तो उनको याद होगा, ऑपरेशन शुरू करने के पहले हम उंगली को एक मशीन लगाते हैं, उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उससे हम ऑक्सीजन लेवल मेजर करते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 100% होती है। मैंने 300 लोगों की ऑक्सीजन लेवल मेजर की थी, जो साधारण साधक थे जिनको कुछ खास बीमारी नहीं थी, उनका 97-98 थे, आफ्टर 3 मंथ्स इट बिकम 100%। हार्ट अटैक के पेशेंट जिनके 95-96 से आफ्टर 3 मंथ्स इट बिकम 98%, और जो दमा का पेशेंट था इसकी 85 थी, आफ्टर 3 मंथ्स इट बिकम 96%। ये जो 11% ऑक्सीजन में राइज है वही हमें स्वास्थ्य देता है। और एक इसका फायदा है, कितने लोग रात में खर्राटे मारते हैं, खुद कोई नहीं बताएगा, मुझे मालूम है, आपका पार्टनर बताएगा बहुत खर्राटे मारते हैं, मुझे नींद नहीं आती है। अब ये खर्राटे क्यों मारते हो, ये जो गला है पीछे का, यहाँ पे एडिनॉइड्स होते हैं। अभी हम सांस भरते हैं नाक से तो ये ऐसा गया, श्वास नलिका किधर है, आगे है यहाँ पे, तो सांस ऐसा जाके उसको ऐसा टर्न मारना पड़ता है एक्यूट। यदि यहाँ पे एडिनॉइड्स बड़े होंगे लिम्फोइड टिश्यू, तो ये जब यहाँ पे जाता है तो घसता है, इसलिए आवाज आता है खर्राटे मारते हैं। यदि हम रोज उज्जैन करेंगे तो ये सूजन निकल जाएंगी और आप खर्राटे नहीं मारेंगे। इसलिए हम मजाक में कहते हैं रात में खर्राटे नहीं मारने का है तो दिन में खर्राटे मारो, मतलब उज्जैन का अभ्यास करो। अगली क्रिया है अग्निसार और उड़िया। देखो तो अग्निसार मतलब श्वास रहित अवस्था में हमें पेट अंदर बाहर करना है, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे और फिर पेट को अंदर बाहर अपनी क्षमता के अनुसार करना है। देखिए सावधान, रेचक, पूरा सांस छोड़ो, लगाइए पेट के हाथ को, रेचक, पूरा सांस छोड़िए और श्वास रहित अवस्था में पेट को हपके लगाना है। धन्यवाद। अब ये कितने बार लगाना है, आपके क्षमता के अनुसार। जब सांस ये हपके लगाता है, सांस नहीं लेना है। जब ऐसा लगे कि अभी आई कैनॉट स्टे विदाउट ब्रीथ, देन पेट को रिलैक्स करो और सांस भरो। अब इससे क्या होता है, ओंकार कह रहे थे कि कुछ खाने का नहीं हो बताओ करके, तो ये पूरा जो अभ्यास है वो भूखा पेट ही करना है, पेट भर के अभ्यास नहीं होता है। अभी इससे क्या होगा, पेट हिलेगा, आंतड़े हिलेगी, पर्दा हिलेगा, पर्दे की चर्बी पिघल जाएगी। यदि चर्बी पिघल गई तो आंतड़े को जगह कम लगेगी। यदि आंतड़े को जगह कम लगेगी तो जब हमें ज़्यादा सांस भरना है तो ये जो पर्दा है ज़्यादा मात्रा में नीचे आएगा। यदि यहाँ पे फुल है, हाउसफुल, मध्य प्रदेश आगे आया हुआ है, तो क्या होगा, ये पर्दा नीचे जाएगा ही नहीं, फिर हमें दम लगेगा। लेकिन उज्जैन करेंगे, कपालभाति करेंगे, अग्निसार करेंगे तो पर चर्बी पिघल जाएगी, आंतड़े को जगह कम लगेगी, ज़्यादा मात्रा में पर्दा नीचे आएगा और हमें दम नहीं लगेगा। अभी ये जो चर्बी है, इट एक्ट्स एज ए बर्डन ऑन द इंटेस्टाइन। यदि हम घोड़े के ऊपर ज़्यादा बोझा डाला तो उसकी स्पीड कम होती है, फिर हम क्या करते हैं, तो एक बैग जरा कम करो, फिर वो दौड़ने लगता है। उसी प्रकार ये चर्बी पिघल गई तो आंतड़ियों के ऊपर बोझा कम हो जाएगा, आंतड़ियों के ऊपर का बोझा कम हो गया तो आंतड़ियों का चलन वलन अच्छा होगा, चलन वलन अच्छा हो तो पचन अच्छा होगा, पचन अच्छा होगा तो पचनों के विकार नहीं होंगे। हमने खाना खाया, पचन हो गया, अन्न डाइजेस्ट हो गया, बचा हुआ मल यहीं पर डटा रहा तो क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, आज पेट साफा नहीं हुआ, आई एम कॉन्स्टिपेटेड। लेकिन अग्निसार करने से उसको आगे ढकेला जाएगा, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे पैंक्रियाज है,
स्वादुपिंड, अग्निसार करने से उसको कार्यान्वित किया जाता है, इंसुलिन सही ढंग से तैयार होता है और हमें डायबिटीज नहीं होता है। तो ये फायदे हमें अग्निसार करने से होते हैं। ये पर्दा, ये चर्बी पिघल जाती है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, उसको हर मिनट को शुद्धिकरण के लिए इस मार्ग से हृदय की तरफ आना है। यदि हम ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो पैर की तरफ जो अशुद्ध रक्त है उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आना है, तो आहिस्ते आहिस्ते उसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर क्या होता है, 5 लीटर के बजाय 4 लीटर शुद्धिकरण होता है, उतना ही सप्लाई होता है, हमें थकान महसूस होती है। इसलिए आपको अनुभव होगा, आजकल तो लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने जमाने में बुकिंग के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, फिर क्या बोलते थे, अरे 6 घंटा में लाइन में खड़ा था, पैर में पिंडरी में गोला आ गया, मैं बैठता हूँ जरा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से ये जो खून है इसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है तो उसकी स्पीड कम होती है, फिर 4 लीटर सफा होता है, उतना सप्लाई होता है। अभी हम अग्निसार करेंगे, पेट अंदर लिया तो क्या हो गया, यहाँ के हिस्से में प्रेशर आने से ये खून ऊपर फेंका जाएगा, ये ऊपर जाने से यहाँ पे निगेटिव प्रेशर आएगा, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर आने से यहाँ का जो खून है वो सक होकर ऊपर आएगा, अगले हफ्ते को ये खून यहाँ पे आएगा, ये खून यहाँ पे जाएगा। इट विल एक्ट एज ए पंप टू लिफ्ट स्टैग्नेटेड ब्लड इनटू द लेग टू द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। सो ये फायदा हमें अग्निसार करने से होता है। अभी थोड़ा आसनों के बारे में सोचेंगे। आसन आपने अभी काफ़ी देखे, इसका प्रिंसिपल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहाँ पे देखा इसको? हॉरर पिक्चर में देखा होगा ना, लेट नाइट टीवी सीरियल में ऐसा टंगा हुआ दिखाते, या साइंस लैबोरेटरी में देखा होगा। ऊपर एक इसके स्ट्रिंग है, यदि काट लेगा तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, इसका ढेर हो जाएगा। यही स्केलेटन हमारे सबके शरीर में है। मैं मेरा हाथ ऐसा ऊपर रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू जो स्नायु वो सही ढंग से काम करते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा हाथ फट से नीचे आ जाएगा। तो ये स्नायु को अच्छा रखने के लिए हम अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट है, जितने भी बोन्स है, हड्डी है, वो हर 2 हड्डी के कोने में जॉइंट होता है, मतलब 2 हड्डी के कोने में अंतर होता है। ये नी जॉइंट है, 2 हड्डी के कोने में अंतर होने की वजह से जब मैं घुटना मोड़ता हूँ तो ये कोना इसके ऊपर घसता नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये अंतर जब कम हो जाता है तो ये कोना इसके ऊपर घसने लगता है और फिर मैं बता, अरे बाप रे मेरा घुटना गया। क्यों गया? 2 हड्डी के कोने में अंतर कम हो गया। क्यों अंतर कम हो गया? इसके आजू बाजू जो स्नायु है वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं, दोनों हड्डी को खींच के नहीं रखते। आप पूछेंगे कितने स्नायु है? ये थाई बोन है, इसके सभी हड्डी स्नायु निकाल दिया और यहाँ पे सभी स्नायु मौजूद है। यदि गिनना चालू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10-15, पीछे के बाजू में 10-15, इतने सारे स्नायु जब सही ढंग से काम करेंगे तो हर 2 हड्डी के कोने में अंतर सही होगा और हमें जोड़ों का दर्द नहीं होगा। तो ये स्नायु को अच्छा रखने के लिए, टोन अप रखने के लिए हम अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, एक मणका एक के ऊपर रख के बनती है। हर 2 मणके के बीच में ऊर्जा है, डिस्क है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे डिस्क। हर 2 मणके के बीच में से एक नस निकलती है, अलग अलग एरिया को नियंत्रित करती है। सियाटिका, स्लिप डिस्क, बैकएक, वो क्या कहता है, मुझे पीठ में दर्द होता है और पैर में झुंझुनाहट होती है। ऐसा क्यों होता है? ये 2 मणके के बीच का अंतर कम होने की वजह से यहाँ से जो नस निकलती है उसके ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए यहाँ पे दर्द होता है। और ये नस जिस इलाके को नियंत्रित करती है वहाँ पे झुंझुनाहट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? हमारे हर 2 मणकी का बीच का अंतर सही चाहिए। इसीलिए हम अलग अलग पीठ के आसन करते हैं, भुजंगासन, श्वानासन, कैची करते हैं, फिर मार्जरासन, श्वानासन करते हैं। इससे हमें लाभ होते हैं। शवासन, आसनों के बाद शवासन का अभ्यास करेंगे तो शरीर के सभी स्नायु शिथिल होते हैं, पर्टिकुलरली करोनरी आर्टरीज जो हृदय को खून का सप्लाई करते हैं। यदि वो शिथिल हो गए तो 10 मिनट के शवासन से हमारे हृदय को ज़्यादा मात्रा में खून का सप्लाई होता है और हमें ताज़ा महसूस होता है। त्राटक करने से आंखों का नंबर कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। वज्रासन, आप भी बात चल रही थी, ये सब भूखा पेट करने का है। तो खाना खाने के बाद क्या कर सकते हैं? सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के बाद आंतड़ियों को अन्न पचन करना है तो उसको ज़्यादा खून की जरूरी है। वो कहाँ से मिलेगी? वज्रासन में बैठेंगे तो ये पिंडरी इज कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पे ज़्यादा खून जमा रहता है। इसके ऊपर प्रेशर आने से ये खून डाइवर्ट होकर आंतड़ियों की तरफ भेजा जाता है और हमारा पचन सुलभ होता है। ओंकार, ओंकार इसलिए है मन शांत करने के लिए, विचार रहित करने के लिए। हम सब यहाँ पे बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे, कोई चुपके से घड़ी में देख रहा होगा कितने बजे, सोचता होगा वो खरे सर ने तो हमको बुलाया था 4:30 बजे, फिर वो 7 बजे ख़त्म करने वाला था, लेकिन अभी तो टाइम हो रहा है,
इनका कुछ असर नहीं आ रहा, इसके बाद में भी कुछ है, हमको घर जाते हैं तो तरकारी लेना है, फिर तरकारी लेके घर जाने का है। कोई सोचते होंगे कि अरे आज मुझे और शॉपिंग करने का था, लड़का कुछ लाने के लिए बोला था, मुझे शॉप में जाने का है, अभी यहीं पे 7:30-8 बज गए तो दुकान बंद हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे। कोई और सोचता होगा कि कल आज ऑफिस में काफ़ी काम दिया था तो मैं सोचा था घर जाके काम करूं, लेकिन यहीं पे 8-9 बज गए तो आज का दिन तो चले गया। पुराने ज़माने में स्लाइड शो जो प्रोजेक्टर था मालूम है, वो स्लाइड ऐसे डालते थे और उसका रोल आता था, तो रोल ऐसे डालते थे तो लोग ऐसे देखते थे और कितनी स्लाइड बची है, तो इतनी बड़ा और चलेगी। अब ये तो मॉडर्न गैजेट आ गया, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी स्लाइड्स है। पूरा एक बार मैं हाफ स्लीव शर्ट डाल के गया और घड़ी नहीं बनता था तब मैं, तो बोले इनके हाथ में घड़ी नहीं, इनको टाइम माइक दिया तो छोड़ने का नाम नहीं लेते, बोले दिया तो चालू कर देते हैं। ऐसे अलग अलग विचार आपके मन में आते होंगे, आते हैं कि नहीं? नहीं? यदि नहीं बोलेंगे तो आप झूठ बोलते हो, क्योंकि विचारों की स्पीड प्रकाश से भी ज़्यादा है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। मैं कहने तक प्रकाश कितनी दूर चले गया, उससे भी ज़्यादा विचारों की स्पीड है। इसलिए वो कॉर्नर वाले सोच रहे इतना सब बताए, उसके बजाय एक लाइन में बोलो ना कितना टाइम लेंगे, 10 मिनट लेगा, डोंट वरी। कुछ ना कुछ आप सोचते हो, और जब सोचते हो तो प्रॉब्लम होता है। शास्त्र कहता है कि दिन में 16 घंटे जाग रहे तो 10% मतलब 1.5 घंटा हम मन विचार रहित करते हैं, यदि कोशिश की तो। नहीं तो हम कुछ न कुछ सोचते। क्या सोचते हैं? कल का सोचते हैं या आने वाले कल का सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो प्रॉब्लम होता है। हृदय का कार्डियोग्राम निकालते हैं, उसी प्रकार ब्रेन का एंसेफेलोग्राम निकाला गया, तभी देखा गया कि मन विचार रहित करते तो अल्फा वेव जनरेट होती है, एड्रेनलिन सिक्रीशन कम रहता है, नाड़ी शांत रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और जब हम विचार करते हैं, क्रोधी होते हैं, तो पल्स रेट बढ़ती है, एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मन विचार रहित करने से बिलीफ सिस्टम चालू होती है, हीलिंग सिस्टम को चालना मिलती है। मतलब हमारे शरीर की अंतर्गत यंत्रणा इस प्रकार काम करती है कि हम किसी भी दवाई का सामना, किसी भी बीमारी का सामना बिना दवाई को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मन विचार रहित। और इसीलिए ओंकार गायत्री दिया है। व्हाट इज दिस बिलीफ सिस्टम एंड हीलिंग सिस्टम? एलोपैथी में इसको जगह नहीं। यदि आप कभी बीमार हो गए तो आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाते होंगे ना हमेशा के। यदि वो गांव गए होंगे तो क्या करते हो? मजबूरी बाजू के डॉक्टर के पास जाते, तो 5-6 दिन दवा खाते, 6वें दिन उस रोड से जाते, आपके फैमिली डॉक्टर आए दिखते रोज के, तो आप जाते, अरे हंसते, डॉक्टर साहब अच्छा हो गया आप गाँव से आ गए। बोलते क्या हुआ? क्या 4-5 दिन से बीमार थे, आप नहीं थे ना, वो बाजू के डॉक्टर से दवा लिया, इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, अभी आप आ गए ना, मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये जो विश्वास है, दिस इज बिलीफ सिस्टम। और इसको जागरूक करने के लिए ओंकार गायत्री दिया। मुझे और एक चीज़ याद आती है, हम फर्स्ट MBBS में पढ़ते थे, 69 में जब एडमिशन लिया तभी रैगिंग का बहुत जोर था, तो हम डर के मारे पिछले दरवाजे से क्लास में आके बैठते थे। प्राध्यापक शासन संस्था पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने पूछा यस हाउ मच वी कैन होल्ड द ब्रेथ, वो इतना जोर से बोले कि बच्चा और डर गया। सर सर, अरे बोल जल्दी, हाँ सर 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 हाथ में। उन्होंने और एक लड़के को पूछा, उसने इधर उधर देखा, क्या बोल रहे, जल्दी बोलने जरा कुछ तो। बोले सर 1 मिनट। उन्होंने और एक लड़के को पूछा, उसको टाइम मिला, सोचा, हाफ नहीं बोला, 1 नहीं बोला, अपन 2 मिनट बोल देते। बोला सर 2 मिनट्स। वो प्राध्यापक की लड़की हमारे क्लास में थी, उसको तो डरने की कुछ बात नहीं थी। उन्होंने पूछा यस लड़की हो? वो थोड़ा रेसलिंग करती थी, सीना तान के खड़े हो, सर 5 मिनट्स। सर बोले 5 मिनट, ये स्टॉप वॉच ले, सांस रोक और देख, आधा मिनट भी सांस नहीं रोक सके। इतना महत्वपूर्ण सांस, जिसकी ये बाजू जीवन है, बाजू मृत्यु है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले उसके फेफड़े सॉलिड बैग रहते हैं। जब पहला सांस अंदर जाता है वायुकोश खुलते, जब छोड़ता है तो मुंह से छोड़ता है, बाद बच्चा रोता है। यदि बच्चा रोएगा नहीं तो सब तरफ सन्नाटा फैलता है। बूढ़ा आदमी आखिरी सांस गिनता होगा। आजकल हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स है, मशीन्स लगा के रखते। पुराने जमाने क्या करते थे? सूत धागा पकड़ते थे, हिला तो जिंदा नहीं तो गए। इतना महत्वपूर्ण सांस, जिसकी ये बाजू जीवन बाजू मृत्यु है, थोड़ा तो उसको नियंत्रित करो। तो हमें क्या करना है? सांस को नियंत्रित करना है। कौन से सांस को? नहीं तो घर जाके सासू माँ को बोलेंगे मैं डॉक्टर का लेक्चर सुन के आई, तुम जरा खाना बनाओ, मैं पेपर पढ़ती हूँ बोले।
मेहरबानी करके ऐसा मत करो, नहीं तो सासू का मोर्चा मेरे ऊपर आ जाएगा कल। तो हमें सांस की रफ्तार नियंत्रित करना है और इसीलिए योग का अभ्यास करना जरूरी है। गायत्री, द वे यू थिंक यू बिकम, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। किसी को मैंने कहा क्या तुम अमिताभ बच्चन के जैसे दिखते हो, वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, अमिताभ बच्चन के डायलॉग मारेगा, उसको मैं अमिताभ बच्चन हो गया। उसी प्रकार यदि हम सूर्यदेव की प्रार्थना करेंगे, सूर्यदेव मुझे तेरे जैसा तेज मिले, मेरी बुद्धि तेरे जैसी प्रगल्भ हो, तो वैसी प्रक्रिया होती है, वैसे हम बनते हैं। इसमें जात पात का धर्म का संबंध नहीं है, ये तेज की उपासना है। कार्डियोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है, जब डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस होती है, फिजिशियन की, सर्जन की, उसी प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट की होती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2015 में एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले दिनों में हार्ट अटैक का प्रमाण शहरी इलाकों में 6 गुना बढ़ेगा, नगरीय इलाकों में 3 गुना बढ़ेगा। सावधान, क्या करने का वो बताया नहीं। 20 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला मॉडर्न साइंस ज़्यादा प्रगत है क्या? 400 साल पहले, 400 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला योग शास्त्र ज़्यादा प्रगत है। इसके बारे में सोचो, क्योंकि योग अभ्यास करने 400 साल पहले लिख के रखा था। वो कवि सूरदास का दोहा मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने लिखा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, सवत 2000 के बाद ऐसा योग परे। 2000 साल के बाद ऐसा समय आने वाला है। कैसा? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 34 काल फिरे। सर के ऊपर मृत्यु मंडल आएगा, 25-30 उम्र के लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इसके वजह से मरेंगे। सावधान। सुनने वाला हैरान हो गया, उसको लगा यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच जाएगा। कभी सूरदास बेचारे अंधे थे, लेकिन उनको 400 साल के बाद क्या होना तो उसका पता था। उन्होंने कहा, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान करेगा, सोहम का ध्यान करेगा, सांस की रफ्तार को नियंत्रित करेगा। यह है हरि की लीला, टाले नहीं टले। लेकिन यदि हमें उससे बचना है तो हमारे श्वास की रफ्तार को नियंत्रित करना है, और ये सांस की रफ्तार को नियंत्रित करने का शास्त्र मतलब योग शास्त्र है। और इसलिए इसका महत्व जानो। ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स है जो अलग अलग बीमारी में यूज कर सकते हैं। मैं कैंसर के पेशेंट को भी योगा देता हूँ और उनको भी काफ़ी मात्रा में फ़र्क है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि योगा से कैंसर ठीक होता है। ओनली आई कैन क्लेम that the side effects of the cancer chemotherapy can be reduced with the help of yogic practices. मेरे कई डॉक्टर दोस्त लोग मुझे कहते हैं ये फालतू काम क्यों करता है, इसके बजाय 2 ऑपरेशन कर 20-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, तो यू कैन हैव इनफ मनी, एंड इफ यू गॉट मनी यू कैन बाय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। हमने गुरुदेव को पूछा, क्या हम सच में पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द बेड एंड बेडरूम। घर अच्छा सजा सकते हैं, बेडरूम सजा सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द फूड, आपको जो अच्छा लगता है कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, जहाँ का पसंद है खुद वहाँ से आप खाना ला सकते हैं, लेकिन पैसे से भूख खरीद नहीं सकते। यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से विद्वत्ता नहीं खरीद सकते। यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ। यदि ऐसा होता तो करोड़पति कभी मरता ही नहीं था। एंड लास्टली आई ऐड, यू कैन बाय एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी बट नॉट द टाइम। समय निकलता जा रहा है, आज का दिन सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम होंगे, आज का दिन ढल जाएगा, हफ्ता गया, महीना गया, साल गया, शतक गया। न्याय शास्त्र का है, न्याय शास्त्र की क्या समस्या और उसको कैसा हल करना, उसके बारे में हम सोच रहे थे। आप लोग गाने सुनते हैं ना, एक कैसेट लगा के, एक आधा गाना अच्छा लगे तो क्या बोलते हैं, अरे जरा कैसेट रिवाइंड कर, बहुत अच्छा गाना मुझे वापस सुनना है। वैसा मेरा लेक्चर सुनने के बाद सोचा, अरे मैं योग करेगा तो सच में अच्छा रहेगा। फिर घर जाने के बाद भगवान के सामने खड़े रहेंगे, भगवान मैं 50 साल का हो गया हूँ, जरा मेरी कैसेट रिवाइंड कर दे, मुझे 25 साल का कर, मैं रोज़ योगा करूँगा कल से। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जो समय गया सो गया। इसीलिए अच्छी आदतें लगा लो, समय का सदुपयोग करो। एक हमेशा मैं उदाहरण देते रहता हूँ, दिन में 24 घंटे 23 घंटे जो चाहे करो, 1 घंटा सिर्फ योग के लिए दो। यदि 1 घंटा योग का अभ्यास करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 साल योग किया, रोज अभ्यास किया, बीमार नहीं हो गए, सो यू आर हेल्दी मैन, और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे बच गए, सो यू आर हेल्दी मैन। समझा? नहीं समझा? ये बातें तो बिल्कुल नहीं समझे। पैसे के भाषा में समझाएगा तो जल्दी समझ में आएगा।
समझो 20,000 कमाते, 15,000 खर्च करते, 5,000 बच जाते और साथ में योग करते हैं, तो महीने में 5,000, साल में 60,000, 10 साल में 6 लाख, 20 साल में 12 लाख सेविंग हो गया। 20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखा, रोज योग कर रहे थे, बीमार नहीं हो गए, सो यू आर हेल्दी मैन एंड देयर इज बैंक बैलेंस ऑफ 12 लाख रुपीज, सो यू आर हेल्दी मैन। और वही योग नहीं करेंगे तो आज सर दर्द हो गया, कल बुखार आ गया, परसों लूज मोशन हो गया, फिर 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे? 2,000 रुपये मेडिकल के लिए बाजू निकाल के रखेंगे, फिर बचे कितने? 3,000। सो साल में 36,000, 10 साल में 3,60,000, 20 साल में 7,20,000। आज सर दर्द हो गया, कल बुखार आ गया, परसों लूज मोशन हो गए, फिर पीठ का दर्द हो गया, रोज का रोना धोना। 20 साल के बाद एक आधी बड़ी बीमारी ने झटका मारा तो जो 7 लाख बचा था वो भी खर्चा हो जाएगा। देयर विल बी लोन ऑन योर हेड, कर्जा का बोझा हो जाएगा। यू विल बी बैंकक्रप्ट एट द लेवल ऑफ हेल्थ एज वेल एज वेल्थ। इसीलिए योग का अभ्यास करो, अच्छी आदतें लगा लो, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो छूटती नहीं है। आदत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HABIT। सी द फन ऑफ द वर्ड हैबिट इटसेल्फ। H निकालो, हैबिट रिमेन्स, मतलब अभी भी उसकी आदत है। A निकालो, बिट रिमेन्स, मतलब अभी भी वो चुपके से सिगरेट पीता है। B निकालो, इट रिमेन्स, मतलब अभी भी वो छुपके से गली में जाके सिगरेट पीता है। और कुछ भी करो, हैबिट रिमेन्स, मतलब एक बार आदत लग गई तो वो छूटती नहीं है। इसीलिए अच्छी आदतें लगा लो। मैं माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस मार्ग में चलने के लिए बल और बुद्धि प्रदान करे और स्वास्थ्यपूर्ण आयु दे। हरिओम। जोरदार तालियों से जो बातें, जिन बातों को हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, उन्हीं बातों को हम पढ़ाते हैं, सिर्फ हम बताते हैं कि ये करने से ये होगा, लेकिन वो क्यों होगा और कैसे होगा उसका एकदम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने देखा होगा। अब पता चलेगा कल आप जब कपालभाति करोगे तो आपका ध्यान पूरा लंग्स पे रहेगा कि हमारी सांस नलिका फूल जाएगी। जो जो आपने देखा है, इतना सविस्तर आपने देखा है कि हर टाइम में, हर क्रिया करते टाइम में हमें वो याद रहेगा कि ये क्यों करना है। और हम जब वो काम जानकर और समझकर करते हैं तो उसका डेफिनेटली जो असर होता है वो स्वाभाविकता से फायदेमंद ही होता है। फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार अपने डॉक्टर साहब का करके आपको विनती करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे जो गुरु बंधु है खरे जी, उनका भी ये करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे संधि दी आपके सामने मेरे ये सब विचार शेयर करने के लिए, ताकि ये तो सिखाते ही अच्छा मुझे मालूम है क्योंकि हम दोनों साथ में प्राणायाम पास हुए हैं, लेकिन समझ के करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो यू विल डेफिनेटली डू इट बेटर एंड यू विल बी डेफिनेटली हेल्दी इन योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो आपने कुछ गड़बड़ की वो सब किताब मैंने प्रसिद्ध किया है, पब्लिश किया है। योगाभ्यास डॉक्टर चष्मेतून आणि योगा थ्रू डॉक्टर्स आहे, मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही आहेत, ज्यांना पाहिजे ते घेऊ शकता, इथे ठेवलेले। थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन खरेजी। थँक्यू व्हेरी मच सर, अत्यंत आभारी।